हेलो दोस्तों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो 9 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो इसके लिए आंसर है म्यांमार। ये म्यांमार देश स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से और दक्षिण में जो लगती हैं वो असम से भी लगती हैं। इसको ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो पृष्ठ के हाशिए या फिर पाठ्य सीमाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है, पृष्ठ के हाशिए और पाठ्य की सीमाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसमें जो आंसर है, जो इंडेंट और इंडेंटेशन जो आपका आंसर था वही आंसर है। इसको एक्स्ट्रा फैक्ट है, लिखित पाठ और कागज के किनारे की बीच को जो मार्जिन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंडेंट या इंडेंटेशन कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आपको जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं, जो भी पेपर का एनालिसिस कराएंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को अंधेपन का कारण बनने का जो ऑन्कोसियासिस रोग होता है, रिवर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, से मुक्त होने वाला अफ्रीकी देश घोषित किया है? ये किसको को किया है? ये WHO ने किया है। अभी न्यू रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने किया है, तो इसको याद रखना है। ये आपका जो फ्री होने वाला देश है ये है आपका नाइजर, जिसकी नाइजर की राजधानी है वो नाइजीरिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, सुनीता विलियम कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं? यानी कि सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में गई थी, ये वहाँ पे फंस गई थी, इसके बाद ये वापस लौटी। ये कितने दिन बाद लौटी हैं? ये लौटी हैं 286 दिन बाद। यानी कि ये सुनीता विलियम अंतरिक्ष से 286 बाद बिताने के बाद 18 मार्च 2025 को लौटी हैं। इस मिशन को 8 दिनों के लिए की गई थी, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर जो अंतरिक्ष यान में कुछ जटिलताओं के कारण इसे बढ़ा दिया गया था। यानी कि उसमें कुछ खराबी आ गई थी बोइंग के जो स्टार लाइनर जो आपका विमान था उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 42वां संविधान संशोधन और जो 97वां संविधान संशोधन और 48वां संविधान संशोधन, इसमें कौन सा संविधान संशोधन DPSP पर संशोधित नहीं करता है? जो DPSP में इनसे कौन संशोधन नहीं करता है? आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो आपके 1976 के 42वें संविधान अधिनियम के अनुच्छेद 39A, 43A और 48A सहित कई नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। आपको पता है कि ये भाग है वो 4 है आपका, और ये 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। इसके बाद जो आपका 97वां संविधान संशोधन है, ये 2011 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जो 43B जोड़ा गया था। कौन सा? 43B, जो भारतीय समितियों से संबंधित है। जो भारतीय समितियों से संबंधित है, कौन सा है? ये 43B जोड़ा गया था, जो आपका 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। इसके बाद आगे चलेंगे। जैसे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, 48वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, जिसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था, लेकिन DPSP पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ा। आपको भी याद रखना पड़ेगा कि आपको जो 48वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया था? ये 1988 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको, DVD से लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? जो आपकी DVD है ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? ये DVD प्लेयर लगभग 474 टेराहर्ट्ज जो की आवृत्ति वाले लाल लेजर का उपयोग करते हैं और 650 mm की तरंग दैर्घ्य के अनुरूप होता है। कितना? इसको आपको रखना याद, 650 जो mm की तरंग दैर्घ्य होता है उसको तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करती हैं? यानी कि इसी के अकॉर्डिंग लड़कियां कौन सी करती हैं? जब लड़के भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर गिद्धा नृत्य करती हैं। ये दोनों कहाँ से रिलेटेड है? दोनों भांगड़ा और गिद्धा पंजाब के नृत्य हैं।
इसके बाद भांगड़ा एक पुरुष प्रधान नृत्य है, जबकि गिद्दा एक महिला प्रधान नृत्य है। गिद्दा अक्सर शादियों और अन्य समारोह में किया जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जो प्रथम देश कौन सा था। अब इसमें आपको बता दें कि इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा किसी को भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद जो सबसे टॉप पे था वो आपका चौथा नंबर का था। इसमें जो चौथे नंबर पे डेनमार्क को नंबर दी गई थी वो 78.37 दी गई थी, और नीदरलैंड को आपको 69.6 दी गई। यानी कि चौथे नंबर पे आया था वो आपका डेनमार्क था, जो 78.37 नंबरिंग थी, और नीदरलैंड की 69.6 थी। इंडिया की नंबरिंग थी वो 69.99 थी, और भारत था वो 10वें नंबर पे था। 9वें नंबर पे आपका नॉर्वे था। ये आपके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त रूप से कौन हुआ। जो आपका अभी भारतीय सेना और जो सिंगापुर है सशस्त्र सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, अग्नि वॉरियर। ये अग्नि वॉरियर का जो 13वां संस्करण संपन्न हुआ है ये कहाँ हुआ था। अग्नि वॉरियर है, इसका 13वां संस्करण पूछा गया है, ये कहाँ पे किया गया था। तो इसका आंसर है आपका जो अग्नि वॉरियर है, इसको 30 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के देवलाली है स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। और इसके संपन्न का अवसर कब किया गया, ये संपन्न किया 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय अभ्यास में सिंगापुर सशस्त्र बलों ने की टुकड़ी में भाग लिया। इसमें सिंगापुर और भारत के बीच हुआ है। ये देवलाली ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे हुआ है। इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था ये आदिवासी विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर है 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ जो प्रथम आदिवासी विद्रोह हुआ है इसका नेतृत्व किया है तिलका मांझी ने। किसने किया है आपका, ये तिलका मांझी हैं, इन्होंने किया है। उन्हें संथाल समुदाय के एक नेता के रूप में जाना जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदिवासी थे। किसके, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए थे, ये था तिलका मांझी। इन्होंने 1784 में युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत में सबसे पहला जो क्षत्रिय जनजाति विद्रोह कौन सा हुआ था, ये हुआ था 1784 में बाबा तिलका मांझी ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। पहाड़िया विद्रोह भी इसे कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है, पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक अभियान को कौन से इसमें से फंड दे रहा है। जो पोषक अभियान है इसमें कौन सा फंड दे रहा है, WHO या ADB, एशियन डेवलपमेंट या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके आंसर है पोषण अभियान शुरुआती माननीय जो प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू की थी। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण में सुधार करना है। जो आपका 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके पोषण में सुधार करना है। इसको जो समर्थन दे रही है वो दे रही है विश्व बैंक ने पोषण अभियान को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से 2018 से 22 के बीच वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। यानी किसने इसको वित्त पोषित किया है, वो आपका विश्व बैंक ने इसको वित्त पोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था। 2024 को विशेष दिवस मनाया गया है, वो कौन सा दिवस मनाया गया जो 150वीं जयंती पे मनाया गया है, वो आपको 15 नवंबर को मनाया गया है। वो आपका भगवान बिरसा मुंडा की जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। कौन सा, जनजातीय गौरव दिवस। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार ने 2021 में आबादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी, 2021 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनका जन्म है वो 1875 में वर्तमान जो झारखंड है, झारखंड के खूंटी जिले में उल्हातू गांव में हुआ था।
इनके बचपन का नाम है वो दाऊद मुंडा था। अभी बिरसा मुंडा है, पहले इनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। वे छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। किससे थे? मुंडा जनजाति से, जो आपके छोटा नागपुर पठार में पड़ती है, इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही थी? जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसके अनुसार जो भारत की कुल प्रजनन दर रही है वो कितने % रही है, ये पूछा गया है। इसमें रही है जो आपकी 2.0 रही है, 2.0 रही है, यानी कि यह 2.1 जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है, यानी कि जो पहले प्रतिस्थापन था 2.1 था, अब 2.0 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है, जैसे कि एक नया राज्य जुड़ जाता है, तो उसकी नागरिकता की परवाह कौन करता है? अगर कोई भी हम नया क्षेत्र जोड़ते हैं तो उसकी नागरिकता कौन देता है और उसके कौन क्या निर्धारित करता है? इसके लिए आंसर है, जब कोई क्षेत्र किसी देश में शामिल होता है, जैसे कि असम को हमने शामिल किया गया था, तो नागरिकता के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार और संबंधित प्राधिकारी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द रिलीवेंट अथॉरिटी। जो केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकारी होते हैं, ये इसके नागरिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थीम ऑफ एक्सपो 2025 ओसाका जापान इज। जो अपने विश्व एक्सपो 2025 में हुआ 13 अप्रैल 2025 को से 13 अक्टूबर 2025 तक जापान में हुआ है, ओसाका में आयोजित किया गया, जिसका विषय क्या रहा था? यानी कि जो थीम एक्सपो है, इसका विषय क्या रहा है, ये कहाँ पे पूछा जा सकता है, कहाँ पे हुआ था? ये जापान में हुआ था। इसका जो विषय है, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स, यानी कि हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा सिरहिंदी। जो यामा सिरहिंदी जो तारिक ए मुबारक शाही हैं, लेखक हैं, इन्हीं की पुस्तक में किस वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है? इन्होंने पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है, वो बताया है सैयद वंश को। जो एक सिरहिंदी हैं, इन्होंने बताया सैयद वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अंडमान की जारवा जनजाति है, अपने घर को किस नाम से पुकारती है? जो अंडमान की जारवा जनजाति है, अपने घर को किस नाम से पुकारती है? ये आंसर है इसका, जो आपका चड्डा है, यानी कि चड्डा नाम से ये अपने घर को पुकारती है, चड्डा। इसको आंसर को याद रखना है, चड्डा नाम से पुकारती है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है। जो विश्व बैंक है, इसने 90वीं वर्षगांठ मनाई है। ये कब मनाई है? आपको पता है कि विश्व बैंक का जो स्थापना है वो 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने 90वीं वर्षगांठ मनाई है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1934 का अधिनियम से हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI के मुंबई में जो 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसको भी आपको याद रखना है, कहाँ पे मनाई गई है? ये मुंबई में आपकी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो चुआर विद्रोह है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन डिड द चुआर रेवोल्यूशन टेक प्लेस? ये 1798 से 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? जो अंडमान निकोबार में टोटल कितने द्वीप हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें हम अंडमान निकोबार की अगर हम द्वीपों की बात करेंगे तो 572 द्वीप हैं, जिनमें से सिर्फ 38 पर स्थायी रूप से लोग रहते हैं। यह द्वीप समूह 2 प्रमुख द्वीप समूह से मिलकर बना है, अंडमान द्वीप समूह और आपका कौन सा? निकोबार द्वीप समूह। 2 द्वीपों से मिलकर बना है, अंडमान और निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, जो 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आपको पता है कि 3 संविधान संशोधन हुए जिनसे भाषा जोड़ी गई, 21वां, 71वां और 92। 21 में से आपकी जोड़ी गई है वो सिंधी जोड़ी गई थी, और जो आपका 71वां जोड़ी गई है वो कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली जोड़ी गई है। और जो 92वां है उससे आपकी 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इस प्रकार आपकी 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, टोटल अब कितनी होंगी? 22 भाषाएं। आपको देख सकते हैं जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में हुआ था, जिसमें सिंधी जोड़ी गई थी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ आपका, ये 1992 में हुआ। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 92वां 2003 में हुआ, जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ी गई थी। इसमें 8वीं अनुसूची में
ये भाषाएं आपकी रखी गई हैं और अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। CO2 यानी कि 2 मोल के परमाणु में कितनी संख्या होती है? ये CO2 की है जो 2 मोल है, इसके परमाणु संख्या कितनी होती है? इसमें CO2 के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इसलिए अगर CO2 में पूछा गया 2 मोल में 6 परमाणु होंगे, 1 मोल 6.02 इंटू 1023 परमाणु होते हैं। अगर इसको एवोगाड्रो संख्या निकालेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल आएगी 3.612 इंटू 1024, इतने परमाणु होंगे इसमें। एवोगाड्रो संख्या भी आपको पता चल गई होगी। और इसमें कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं, यानी कि मोल होते हैं वो 6 होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप समझिएगा बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। इसमें 3 परमाणु 6 आपके टोटल परमाणु हो जाएंगे और आपके परमाणु जो होंगे वो आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सीढ़ीदार खेती। आपकी क्या है क्वेश्चन है? सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में ढलानों की सीढ़ियों की तरह काटकर समतल सतह बनाकर खेती करने की एक विधि है। इसे और किस नाम से जानते हैं? जो सीढ़ीदार को विधि को जानते हैं वो वेदिका कृषि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेदिका कृषि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है? जो निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका गैर मुखर रूप है? इसका नाम है भारतनाट्यम शास्त्रीय भारतीय नृत्य। यह गैर मुखर रूप है, यानी कि इसमें मुंह से बोला नहीं जाता है, इसमें सिर्फ आपकी शारीरिक क्रिया की जाती हैं, इसलिए इसको गैर मुखर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है आपका पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या है? जो पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है इसका प्राथमिक कार्य क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य जो होता है वो ग्राम स्तर पर स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करना और जो स्थानीय विकास के कल्याण कारकों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन होती हैं? वो आपकी पंचायती होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कृत्रिम रूप। ये है आपका कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषताएं। जब कोई तत्व कृत्रिम रूप से बनाते हैं तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये भी आपको देख लेते हैं इसका आंसर। जो कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व, जो हम कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व जिन्हें ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं, आमतौर पर रेडियोधर्मी और अल्पकालिक होते हैं। कैसे होते हैं? अल्पकालिक होते हैं और रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियो एक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था वो आपका कंप्यूटर से थे। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए करते हैं? आपको पता है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का करते हैं। ये आपका आंसर हो गया, आंसर सी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमें MS वर्ड है। जो MS वर्ड होता है में एक पेज के माध्यम से मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब में सेट किया जाता है? जो हम किस टैब से मार्जिन सेट करते हैं वो आपका सेट करते हैं आपका पेज लेआउट टैब के द्वारा। जो पेज लेआउट में होता है उससे मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? अगर कोई भी डेटा है जैसे कि एक्सेल सीट है, आपका वर्ड है, उसको क्यों व्यवस्थित करते हैं? ये व्यवस्थित करते हैं क्योंकि जो डेटा है उसको आराम से समझ सकें, यानी कि आसानी से समझा जा सके। इसका आंसर है डी, जो आप नीचे लिखा गया है इसके बाद है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt+ टैब दबाते हैं, ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप Alt टैब दबाते हैं तो क्या होता है? खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जाता है। कोई भी एप्लीकेशन है उसमें आप स्विच कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भोलेनाथ तिवारी हैं निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? जो भोलानाथ तिवारी किस विद्रोह से संबंधित थे? ये 1857 का जो सिपाही विद्रोह था इससे संबंधित थे। कौन? भोलानाथ तिवारी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। आपको जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से एक संबंधित था, इसमें कोई एक 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये प्रॉपर रूप से नहीं मिला है क्वेश्चन, तो उसमें आपको अगर जो भी आपने पेपर दिया है अगर आपको प्रॉपर रूप से अगर इसका पता हो तो आप कमेंट करना, तो आपको हम वो भी आंसर बता देंगे क्या इसका आंसर है। और अभी तक जो भी लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको हर अपडेट आपको 100% सही मिलेगी
और जो जितने भी सवाल हैं, आप समझे, जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं वो 100% सही मिलेंगे और आपका रिव्यू है वो डेली इसी यूट्यूब चैनल में मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ये एक जो है आपका मैथ का सवाल था जो थोड़ा सा मिला था, पूरा सही नहीं है, तो इसके लिए इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज जो दूसरी शिफ्ट में पूछे गए वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि यहाँ पूछा गया था जो नायब सिंह सैनी कहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो ये हैं 11वें जो मुख्यमंत्री हैं ये हरियाणा के बनाए गए हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके बाद यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं वो 10 हैं, राज्यसभा सीटें हैं वो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटें वो 90 हैं। इनको भी आपको याद रखना है, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें वो 90 है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार कितने साल बाद जीती है और कितनी सीटों से जीती है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबंधित था कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो कहाँ से चुनाव जीती है। तो इसके बाद आंसर है इसका जो भारतीय जनता पार्टी है वो 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की, यानी कि 70 में से 48 जीती है और 27 वर्षों बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सत्ता में वापसी आई है। इससे पहले कौन सी सरकार थी, वो आप जो पार्टी है इसकी सरकार थी, लेकिन अभी कौन सी है, ये आपकी बीजेपी सरकार बन गई है। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है ये किया है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन बना है, वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। नेक्स्ट आगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट से भी नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन बनेंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट से ये क्वेश्चन बनेंगे। जैसे उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है कौन, सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। आपका जिम कॉर्बेट है, इसका पहले क्या नाम है, ये पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम है, पहले हेली नेशनल पार्क था, ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद एक भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है केवल जो कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, कैमूर लामजाओ, मणिपुर में जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ द रिनेसेंस, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कौन है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ये हैं राजा राम मोहन राय। इनको राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे। जो चालुक्य वंश है इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे आपके पुलकेशिन प्रथम। कौन थे इसमें, आपके जो संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम है। इन्होंने 543 ईस्वी में चालुक्यों की स्थापना की और बादामी यानी कर्नाटक में जो अपनी राजधानी बनाया। कहाँ पे राजधानी बनाया, बादामी में। जो बादामी कहाँ पे पड़ता है, ये कर्नाटक में यहाँ पे पड़ता है। इसी को इन्होंने राजधानी बनाया किसने, पुलकेशिन प्रथम ने। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि कीर्तिवर्मन है, पुलकेशिन है, ये पुलकेशिन का पुत्र था। कौन, कीर्तिवर्मन। विजयादित्य चालुक्य वंश का सबसे लंबा समय तक शासक करने वाला राजा बना। कौन बना, विजयादित्य। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को हराया था। इसके बाद चालुक्य वंश के अंतिम राजा रहे हैं वो कीर्तिवर्मन द्वितीय हैं जो दंतदुर्ग ने हराया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने हराया, वो दंतदुर्ग ने हराया था। नेक्स्ट है 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है। जो 1985 का नागरिकता अधिनियम है ये किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, इसका आंसर है जो आपका 1985 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, विशेष रूप से इसकी धारा जो 6A है ये असम समझौते के परिणाम स्वरूप लाया गया था। यह असम में बांग्लादेश के आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। जो बांग्लादेश से कुछ नागरिक आते हैं जिसको 6A के तहत
जो असम में नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत के नागरिकता मामलों में विनियमन करने के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। 1955 ये नागरिकता अधिनियम है, इसको लागू किया। नागरिकता अधिनियम 1955 को इसके अधिनियम होने के बावजूद यह 6 बार संशोधित हो चुका है। ये संशोधन कब कब हुए हैं? 1986 में हुए, 1992 में हुए, 2003 में हुए, 2005, 2015 और 2019 में किए गए थे ये संशोधन नागरिकता अधिनियम में 1955 में। इसके बाद नवीनतम जो संशोधन वर्ष है वो आपका 2019 में किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है कि जो आपका नवीनतम जो है 2019 में किया गया था, इसके तहत अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इनको अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में आपकी जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील के लिए जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर करवाया गया था। इसके गिरनार के नियुक्त राज्यपाल जो पुष्यगुप्त हैं वैश्य, इनके द्वारा करवाया गया था सुदर्शन झील का निर्माण। इसको भी आपको याद रखना है। सुदर्शन झील जो है गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो बीजेपी है कहाँ पे सबसे ज्यादा विधानसभा में सीटें मिली हैं। तो इसके लिए आंसर आपको देखते हैं आगे कि आपको महाराष्ट्र में चुनाव हुए, इसके बाद जम्मू कश्मीर में हुए, तो आपको बीजेपी की हैं जो 29 सीट मिली थी। आपको 29 सीटें कहाँ पे मिली थी? जम्मू कश्मीर में मिली थी। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है यानी कि भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीत हासिल की है। और भाजपा ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कितनी जीती हैं? वो आपकी 21 सीटें जीती थी। और जबकि महाराष्ट्र में कितनी जीती थी? यहाँ पे 48 सीटें जीती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगती है? इसमें ऑप्शन थे नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका मालदीव। मालदीव की ऐसी सीमा है जो भारत के साथ जल से लगती है, आपकी थल सीमा नहीं लगती है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाले देश हैं वो श्रीलंका है, मालदीव है। इसके बाद भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। ये कौन कौन से 7 देश हैं ये भी आपको याद रखना है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, इसके बाद नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। इनको भी ये 7 देश हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे, जो मेंडलीव की आवास सारणी, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। मेंडलीव के तत्वों को उनके गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया गया है? जो मेंडलीव की जो गुणात्मक व्यवस्था के जो व्यवस्थित किया है, इसका आंसर है जो आपका केवल ऊर्ध्वाधर। मेंडलीव के तत्वों को उनकी गुणवत्ता विशेषता के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया गया है? इसका आंसर है केवल ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवास सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जो मेंडलीव की आवास सारणी है इसको किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसको व्यवस्थित किया गया है सापेक्ष परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। जो इसके परमाणु भार हैं इनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मेघालय का भाग नहीं है? जो मेघालय आपको पता है कि यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, वो गारो, खासी, जयंतिया हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा वो आपका आंसर होगा। ये 3 पहाड़ियाँ मेघालय की हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति रहती है? यहाँ पे मिकिर जनजाति है, वो असम राज्य में है। आपकी मिकिर जनजाति कहाँ पे वास करती है? इसको भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये असम में वास करती है। नेक्स्ट है, 2024 का जो बुकर पुरस्कार है किसने जीता था? आपको याद रखना है, यह भी आपका दूसरी बार क्वेश्चन, ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका 2024 का बुकर पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर है
जो ब्रिटेन की हैं, जो सामंथा हार्वे हैं, इन्होंने लघु उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए 2024 में इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। इनका नाम है सामंथा हार्वे। ये कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं और ऑर्बिटल उपन्यास है, इसके लिए इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक में जो 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति है। आपको पता है कि हर एक शिफ्ट में नियुक्ति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये इनकी नियुक्ति कौन जो 26वें गवर्नर बने हैं, इनका नाम है जो आपके संजय मल्होत्रा। इनका कार्यकाल है वो 11 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए और ये शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। शक्तिकांत दास को क्या नियुक्त किया गया है? ये प्रधानमंत्री के दूसरे सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। और ये शक्तिकांत दास जब यहाँ से आरबीआई से निकले तो यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ संजय मल्होत्रा को बनाया गया। नेक्स्ट है जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये किसका हिस्सा है? ये है आपका गोंडवाना लैंड का, यानी गोंडवाना जो भूमि है इसका हिस्सा है भारतीय प्रायद्वीप। नेक्स्ट है जो वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग किया जाता है? जो वर्ली पेंटिंग है इसमें कलाकार जो मुख्य रूप से उपयोग करते हैं वो चावल के पेस्ट और पानी के मिश्रण के सफेद रंग द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जिसे गोंद के साथ बांधा जाता है। कौन कौन सा है? चावल का पेस्ट होता है और इसमें पानी का मिश्रण होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आपको याद रखना है। ये पेंटिंग मिट्टी की दीवारों पर चित्रित की जाती है और आमतौर पर शिकार, नृत्य, बुवाई, कटाई जैसी गतिविधियों वाली मानव आकृतियों को दृश्यों को दर्शाती है। आपको याद रखना है ये क्या क्या इसमें दृश्य होते हैं। इसके बाद है जो वर्ली चित्रकला है महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई है। ये आदिवासी कला की एक शैली है। हर एक शिफ्ट में कला से पूछा जा रहा है कहाँ से चित्रकला है, और उनको भी आपको याद रखना है कि कहाँ की कौन चित्रकला है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों में 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? जो राष्ट्रीय समुद्री खेल हुए थे इन कहाँ हुए थे? ये हुए थे मुंबई वी हाई जो हैदराबाद डी बेंगलुरु। ये ऑप्शन दिए गए थे, मुंबई में हुआ कि चेन्नई में या हैदराबाद में बेंगलुरु। इसका आंसर है नवी मुंबई। ये नवी मुंबई में भारतीय स्थित जो समुद्री विश्वविद्यालय है इसके 2025 के खेल का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इसके मुंबई में। नेक्स्ट है नीति आयोग ने अपने SDG जो नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका निष्पादन श्रेणी में को कितना अंक दिया गया है? जो SDG का निष्पादन श्रेणी है इसमें अंक दिया गया, ये कितना दिया गया? जो आकांक्षी है आकांक्षी को इसमें दिया गया अंक है वो 0 से 49 तक दिया गया, ये आकांक्षी है। इसके बाद जो दिए गए हैं वो अंक दिए गए हैं वो निष्पादक को 50 से 64 तक दिए गए हैं, ये परफॉर्मर कैटेगरी में है। इसके बाद जो अग्रणी राज्य होंगे जो अग्रणी राज्य में दिए गए होंगे वो दिए हैं 65 से 99 तक। इनको भी आपको याद रखना है। आकांक्षी में कितने दिए गए, निष्पादन में किए गए, अग्रणी में कितने किए, और सफल राज्य में जिसको अंक दिए जाते हैं वो 100 अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग ने जो अपना SDG इंडेक्स है भारत को 2023-24 में 71 अंक दिए हैं और 2020-21 में 66 और 2019-20 में 60 अंक दिया था। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि जो 2023-24 में है, जैसे 2023-24 के जो SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को और केरल ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोनों ने 79 अंकों के साथ। इसके बाद तमिलनाडु 78 और जो गोवा है इन्होंने 77 का स्थान प्राप्त किया था। ये था आपका 2023-24 में, और ऊपर था वो आपका जो 24-25 का था। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, 2023-24 में SDG इंडेक्स में बिहार 57 के साथ और झारखंड 62 के साथ और नागालैंड है वो 53 के साथ सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यानी कि जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है वो बिहार का रहा है लास्ट में, और सेकंड लास्ट रहा है वो आपका झारखंड, और थर्ड लास्ट रहा है वो आपका नागालैंड रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आस्काई इन कंप्यूटर। जो आस्काई का फंक्शन क्या होता है ये पूछा गया था। जो आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटीग्रेटेड। इसके बाद और एक होता है हाँ
जैसे कंप्यूटर में आस्काई का कार्य होता है वो वर्णों, मुक्ता, अक्षरों, संख्याओं और जो विराम चिन्हों को संख्यात्मक रूपों में मानकीकृत करना है, ये आस्काई का कार्य होता है। जैसे कि इन कंप्यूटर आस्काई स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद जो नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था। अगर स्वतंत्रता जब हमको भारत को मिली तो उसके बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो किसका था। इसमें नियोजन में था वो योजना आयोग का सबसे ज़्यादा अधिकार था, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जो भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो 100% पंचवर्षीय योजना से बनने वाले हैं, तो आपको पंचवर्षीय योजना भी पढ़ना होगा और उनको समझना होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये आपका मैं उसके तहत कंप्यूटर से इसको भी देखते हैं। विंडो में Alt 4 शॉर्टकट की का उपयोग सक्रिय विंडो या प्रोग्राम को बंद करने या कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए किया जाता है। अगर हम Alt 4 दबाएंगे तो हमारा जो भी अगर उसमें विंडो चल रही होगी तो वो बंद हो जाएगी, या फिर हम कंप्यूटर को शटडाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है धसे हुए रंध्र में, जो आपका क्वेश्चन है धसे हुए रंध्र में पाए जाते हैं। जो धसे हुए रंध्र होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, इसका आंसर है रंध्र जो होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पौधों के एपिडर्मिस में होते हैं। प्रत्येक रंध्र 2 किडनी या बीन के आकार के एपिडर्मिस कोशिकाओं से घिरा रहता है। इसके बाद रंध्र जड़ों में छोड़कर पौधों में किसी भी भाग में पर हो सकते हैं। जो रंध्र द्वारा कोशिकाओं के ढकने वाली एपिडर्मिस कोशिकाओं का सहायक कोशिकाएं सहयोग कोशिकाएं कहा जाता है। जीरोफाइटा द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट लीव्स, रंध्र आमतौर पर पौधों की पत्तियों में विशेषकर निचली सतह पर पाए जाते हैं। आपको पता चल गया होगा कि रंध्र क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। ये निचली सतह होती है, जो जीरोफाइटा में वो निचली सतह में पाए जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना, 6 अगस्त 1952 में। इसको भी याद रखना है। इसके बाद है जो समानांतर सरकार है, जिसे प्रति सरकार भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी। ये 1943 में स्थापना हुई थी। अभी समानांतर सरकार कहाँ बनी गई थी ये भी देख लेते हैं। समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा जिले में पत्री सरकार के नाम से एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई। इसका नेतृत्व जो किया था वो नाना पाटेकर ने किया था। ये सतारा जिला, आपको सतारा जिला याद रखना है, ये महाराष्ट्र में की गई थी। इसका नाना पाटेकर ने इसका मतलब सहयोग किया था। इसके बाद है हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की। इसको भी आपको याद रखना है। इसका आंसर है IIT मद्रास। क्या किया है, फ्लूएंस एंड थर्मल रिसर्च साइंस, इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2025 में किस भार पदक में जीता है इन्होंने। इसके बाद अविनाश जायसवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप में 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, 65 भार में रजत पदक। उन्होंने फाइनल में हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाजी को हराया। सेमीफाइनल में हरा दिया, लेकिन इसमें फाइनल से बाहर हो गए। इन्होंने जो मिला है इनको 65 किलोग्राम में रजत पदक मिला है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर से क्वेश्चन है MS एक्सेल में आपको नई फाइल है, आज ही हमने इसका वीडियो बनाया था, आप उसको देख लेना। नई फाइल है, उसमें वो नई फाइल जोड़ने के लिए किसको Ctrl+N को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मरुस्थली के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार नहीं है कौन सा आंसर है, इसका आंसर होगा आपका स्थानीय पेड़ लगाना। अगर आप स्थानीय पेड़ लगा रहे हैं तो आपको मरुस्थल का ये जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये आपके टोटल जो क्वेश्चन हो गए हैं वो आपके GS के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद आपके मैथ, GS और रीजनिंग है
वो आपके सेम वही आ रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो इस प्रकार आपके फर्स्ट और सेकंड के 2 पूरे हो गए हैं। ये एक आपका मैथ का क्वेश्चन था। एक आयत की चौड़ाई और उसकी 16 सेंटीमीटर कम है और उसका क्षेत्रफल उसके परिमाप से 3 गुने के बराबर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करिएगा। इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन दोस्तों के द्वारा आपके द्वारा भेजे गए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 100% ऑथेंटिक हैं और 100% सही है। आपका भी अगर किसी भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप बिल्कुल ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बिल्कुल रिव्यू को देखिए। आप रिव्यू देखेंगे तो आपका 100% नेक्स्ट में जो आपका कभी भी पेपर होगा तो वो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। और भी एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। ये भी बच्चों के द्वारा दिए गए हैं, पूरी लैंग्वेज सही से नहीं है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको यहीं पे। चलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था a+b बराबर 13 है, a×b बराबर 36 है। देन तक इसके पावर 4 प्लस b का पावर 4 का मान पूछा गया था। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन है, अदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं। सिर्फ यही क्वेश्चन है जो आपके जीएस है, जीएस में करंट अफेयर है, यही आपकी सबसे हार्ड आ रही है। तो आप करंट अफेयर पे थोड़ा तो चलिए शुरू करते हैं। जो तीसरी शिफ्ट में आज का पहला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। जो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पुस्तक पूछी गई गीता रहस्य, इसके आंसर है जो ये लोकमान बाल गंगाधर तिलक हैं। इन्होंने ये गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। जब ये कहाँ थे? जब ये मांडले जेल थी। इसमें जब 1908 से 1914 के बीच लिखा गई थी। ये मांडले जेल में बंद थे तो इन्होंने जेल में ही लिखी गई थी 1908 से 1914 के बीच में। यह पुस्तक है, ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में लिखी गई थी। और उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूंगा। ये इनका नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनको आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको दिया था। नेक्स्ट है कि जो आपकी विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो 58वीं बैठक है ये कहाँ पे हुई है? इसका आंसर है आपको जो मिलान है, मिलान इटली है, यहाँ पे इसकी बैठक हुई है। अब ये समय सीमा क्या है, टाइम कब हुई है? ये 7 मई से 25 मई तक हुई है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे। ये आपको जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने किया है। 58वीं जो बैठक हुई है इसमें। इसके बाद जो सीतारमण है ये 59वीं वार्षिक बैठक 2026 का आयोजित की जाएगी। यानी कि जो 59वीं वार्षिक बैठक की जाएगी वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? 2026 में की जाएगी और समरकंद में की जाएगी, उज्बेकिस्तान में, मई 2026 में। और 58वीं वार्षिक बैठक का विषय था शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। क्या था? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो, अनुभव साझा करना, कल का निर्माण करना है। यही इसकी जो मुख्य उद्देश्य था और यही इसकी थीम थी। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन पूछा गया था कि जो आपका 104वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो आपको जैसा पता है 104वां संविधान संशोधन 2020 में मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति है यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति है एसटी, इनके आरक्षण के विस्तार के लिए एक एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का जो आरक्षण है इसको समाप्त किया। यानी कि जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में थे इनको और राज्यसभा में थे इनके आरक्षण को वो उनको समाप्त कर दिया गया। यही 104वां संविधान संशोधन था। इसके बाद हम आगे चलेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जैसे कि 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST संविधान के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाती है। यानी कि 25 जनवरी 2030 तक यह संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है। यानी 334 जो अनुच्छेद है इसमें संशोधन किया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन भी देख लेंगे। जो ये 105वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो SC BC हैं
की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने की शक्त को बहाल करने में से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 105वां संविधान संशोधन। इसके बाद और कुछ 106वां संविधान संशोधन है। टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और जो विधानसभा में इन्हें महिलाओं का जो आरक्षण है उसको 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान दिया गया। ये 106वां संविधान संशोधन है। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये संविधान संशोधन है आपका, ये 69वां संविधान संशोधन है। आपको पता है कि आपका जो 69वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा दिल्ली में 10% मंत्री बन सकते हैं, जबकि भारत में अन्य जगह पर मंत्री हैं वो 15% तक बन सकते हैं। ये 69वां संविधान संशोधन 1991 से। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। इससे राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और वित्त जो मंत्री परिषद बनाई गई। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले राज्यपाल बने। कौन बने? आदित्य झा ये दिल्ली के पहले राज्यपाल बने। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि जो 2025 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, जो कि सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए दिया जाता है। जो मोशन पिक्चर होती है सर्वश्रेष्ठ, जो गैर अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती हैं, उनके लिए दिया जाता है। ये किसको मिला है? इनका आंसर है एमिलिया पेरेज को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, एमिलिया पेरेज को। एमिलिया पेरेज ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये आपको बताना है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 2025 का, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 2025 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेष सूची है, जैसे सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर है द ब्रूटलिस्ट को दिया गया, और जो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिक और कॉमेडी में दिया है वो एमिलिया पेरेज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर एनिमेटेड को दिया वो फ्लो को दिया गया है। ये अवार्ड है, किसको क्या क्या अवार्ड दिए गए? ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर दिया गया ब्रैडी कार्वेट को है द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है। इसके बाद जो आपका जो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है, इसके लिए जो आपको जो गीत गाया गया जो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है, इसके लिए एमिलिया पेरेज से ही इसको दिया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता को दिया गया है मोशन पिक्चर के लिए, जो एडियल बॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो दिया गया है, इसके लिए दिया गया है फर्नांडा टोरेस आई एम स्टिल हियर, इसको दिया गया है। इसी के साथ और आगे के जो अवार्ड हैं, इनको भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं, आप देख लेना। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो मोशन पिक्चर के लिए दिया है म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए डेमी मूर द सब्सटेंस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत सैन्य और सीमा निगरानी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की मजबूती भागीदारी के ने इसरो अगले 5 वर्षों में 52 निगरानी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। इसमें से कितने सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए जाएंगे? जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कितने सैटेलाइट बनेंगे? इसको 52 जो 52 सैटेलाइट है इनको प्रक्षेपित करेगा इसरो। इसमें से 52 निगरानी उपग्रहों से आधे का निर्माण निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा, यानी कि 26 जो है जो निजी कंपनियों के द्वारा इनमें निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शारदा सिन्हा है, आपको भी पता है कि जो शारदा सिन्हा ये बिहार से संबंध रखती हैं, ये भोजपुरी गायिका है। शारदा सिन्हा एक भारतीय लोक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। वे बिहार की थी कोकिला कही जाने वाली हैं और मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाती थी, जिन्होंने बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। इनकी अभी डेथ हो गई है। इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार कोकिला यानी कि जो आपकी शारदा सिन्हा को किस भाषा के गायन के लिए प्रसिद्ध जो माना जाता है वो था भोजपुरी और आपका मैथिली। क्वेश्चन जो आंसर है इसका ए है। नेक्स्ट पूछेंगे तो सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वाल्व जो होते हैं, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? जो सेफ्टी वाल्व का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? ये किया था लाला लाजपत राय। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको भी आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय ने 1916 में अपने पेपर यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना लोकप्रिय असंतोष से
प्रेरित बड़े पैमाने पर विद्रोह के ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। आपको सेफ्टी वाल्व यहाँ से समझ में आ गया होगा क्या सेफ्टी वाल्व था और किन्होंने इसका विरोध किया था, किन्होंने सेफ्टी वाल्व के रूप में इन पर हमला किया था। ये लाला लाजपत राय 1916 में। नेक्स्ट है 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुए। जो 3 मई 2025 को आपको पता है कि जो संघीय चुनाव हुए थे वो आपके ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव हुए थे। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी में ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 150 सीटों में से 94 सीटें जीती, जो पार्टी के इतिहास में सबसे अधिक हैं। यह जीत प्रधानमंत्री जो एंथनी एल्बनीज के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन के नेता पीटर जो टरन को हराया था। इस चुनाव के परिणामस्वरूप लेबर पार्टी को दूसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो लेबर पार्टी है दूसरी बार आई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है BR अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो BR अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण मृत्यु किस दिन हुई थी या 69वीं वर्षगांठ मनाई गई है, वो 6 दिसंबर 2024 को मनाई गई है। किसके महापरिनिर्वाण इसको बोलते हैं। 69वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 6 दिसंबर को मनाई गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आईकिम, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट बिल है। इसको फोर्सेस इससे संबंधित एक संयुक्त अभ्यास है जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है आईकिम, इनका जो आयोजन किया गया है, यह अभ्यास भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया है। ये कहाँ पे किया गया, इसका आंसर क्या है, आंसर बता देते हैं आपको। ये पहली बात नौसेना का अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है कि नौसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय किसान आयोग है की स्थापना किसने की थी। उसका आंसर सही से मिल नहीं पाया तो उसका आंसर नहीं बता सकते, लेकिन राष्ट्रीय किसान आयोग है इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की थी MS स्वामीनाथन ने। इसकी 18 नवंबर 2024 को MS स्वामीनाथन ने जो राष्ट्रीय किसान आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बर्ली किसान आंदोलन है, इससे एक संबंधित क्वेश्चन था। बर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था, तो इसका आपको पता होना चाहिए। बर्ली किस संबंधित था, बर्ली एक चित्रकला भी थी। ये थे महाराष्ट्र से। बर्ली किसान आंदोलन महाराष्ट्र के बर्ली क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। किसानों की मुख्य मांगें थीं जो जमींदार के शोषण के मुक्ति, जमीन के अधिकारों की रक्षा और बेहतर कृषि पद्धतियों की मांग, ये इनकी मांग थी। ये बर्ली जो किसान आंदोलन था महाराष्ट्र में इसकी। तो इसके बाद आगे चलेंगे। आगे क्या है, जैसे कि आगे क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग है इसकी श्रृंखला को क्या कहते हैं, हिमालय की, इसको कहते हैं हम हिमालय की सबसे ऊपरी भाग जो है इसको कहते हैं हिमाद्री। स्थित परवाला में हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री को बृहत हिमालय का या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आपको कर पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष कर का कौन उदाहरण है और प्रत्यक्ष कर का कौन है। GST है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, क्योंकि ये जो जिस पे लगती है वो नहीं भरता है, जो इस पर उपयोग करता है वो इसको भरता है। 1 जुलाई 2017 से ये लागू की गई थी GST, और विजय केलकर समिति के सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ये ठुमरी है, ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये ठुमरी आपको उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन किसने संभाला था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनकी मृत्यु के बाद शासन है वो किसने संभाला था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने जो शासन है इसको संभाला था। इसके बाद ये यहाँ पे इनके क्रम दिए गए कौन कौन बनाए। गुप्त वंश की स्थापना की किसने की, श्रीगुप्त ने की थी, जिसको घटोत्कच भी कहते हैं।
इसके बाद समुद्रगुप्त बना, प्रथम बना, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त बना, इसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय बना, विक्रमादित्य कुमार गुप्त बना, इसके बाद स्कंदगुप्त बना। ये इनके जो क्रम है, इस क्रम को आपको याद रखना है, कौन कब बना है। गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, आगे चलें तो जैसे लास्ट का इसका था जो कौन सा शासक था, ये भानुगुप्त है, ये इसका अंतिम शासक था। ये विष्णुगुप्त है, ये विष्णुगुप्त कौन से शासक थे ये आपको बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती थी, ये रिपोर्ट करती थी बंगाल के गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्व के अनुप्रयोग का उल्लेख करता है, नीति निर्देशक तत्व का अनुप्रयोग का उल्लेख कौन करता है, इसका अनुच्छेद 37। यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन ये राज्य के लिए शासन के सिद्धांतों के रूप में माने जाते हैं। यानी कि आंसर क्या है, आंसर इसका बी है, ये न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन ये राज्य के शासन के सिद्धांत के रूप में माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो शक शासक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो शक शासक हैं जिन्हें स्थियन भी कहा जाता है, किस क्षेत्र से आते थे, ये आते थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट है ये अस्मिता ऋण योजना, ये नई जो ऋण योजना चलाई है, ये किस बैंक के द्वारा चलाई गई है, ये चलाई गई है महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अस्मिता ऋण योजना चलाई गई थी। आपको ये भी याद रखना है, और जो भी बैंकों के द्वारा और भी कोई योजना चलाई जा रही हैं उनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो आयु वर्ग में ये बेरोजगारी की दर पूछी गई थी, किस बेरोजगारी दर है, तो इसमें आंसर था जो 2 से 3.2% रही है। जैसे कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2022-23 के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के बीच भारत की वार्षिक बेरोजगारी रही है वो 3.2% तक रही है। ये PLFS के अनुसार थी। इसके बाद है कंप्यूटर में किस सुविधा के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन की एक ही फाइल को जल्दी या आसानी से एक्सेस या क्रिएट किया जा सकता है। ये किसके से किया जाता है, ये क्विक एक्सेस से किया जा सकता है। जो क्विक एक्सेस का एक ऑप्शन आता है वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर से क्वेश्चन है MS Office 365 में किसी टेक्स्ट के फिजिकल फॉर्मेट जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, जैसे कि इसमें करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसमें कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो एक ही बार में ये आपका बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन सभी हट जाएगा। नेक्स्ट है ये स्मार्ट सिटी मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कुल कितनी राशि है वो आवंटित की थी। स्मार्ट सिटी मिशन है, जैसे कि आपको पता है कुल 100 सिटी बनानी है, इसमें 4,800 करोड़ रुपए इसमें स्मार्ट सिटी के तहत आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 के स्कूल स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। जो स्कूल स्तर पर उत्तर प्रदेश ने कौन सी प्रतियोगिता की हैं, इसका आंसर है जो PM श्री स्कूलों में खेलों और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं स्थापित की थी। ये दिसंबर 2024 में PM श्री और स्कूलों में खेल प्रतियोगिता। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या 2036 तक कितनी हो जाएगी। ये भी आंकड़ा है, ये आपका जनसंख्या के आधार पर है, ये जनसंख्या के लिए पूछा गया। तो इसमें है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2023 में नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 तक लगभग 152.2 करोड़ यानी कि 1.52 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। कितनी, 1.52 बिलियन तक। ये आंकड़े ही हैं, यही जो आपके लक्ष्य हैं या आंकड़े हैं, इन्हीं को ज़्यादा पूछा जा सकता है और यही पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि समान नागरिक सहायता और जो निःशुल्क जो कानूनी सहायता मिलती है वो अनुच्छेद कौन सा है? जो अनुच्छेद है 39A। जो समान न्याय संहिता और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है, कौन सा अनुच्छेद है? ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 39A। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन से कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? कंप्यूटर का CPU का भाग नहीं है, ये भी हम आपको पूरा कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें बताया था कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। इसमें से आपको कंप्यूटर जो होते हैं ALU होते हैं, CU होते हैं और MU होता है। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और आपका मेमोरी यूनिट होता है। तो इसके अतिरिक्त जो भी दिया गया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और हैं जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। कैश मेमोरी भी होती है, ये भी आपके CPU में लगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है जो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं होती है। यही शायद ऑप्शन में दिया गया था कि हार्ड डिस्क पूछा गया था, इनमें से कौन सा आपका CPU का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके V चिदम्बरम पिल्लई है, इसके भारत के स्वतंत्र सेनानी थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो V चिदम्बरम पिल्लई हैं ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के ओट्टीप्रांडम से थे। उन्हें कपलोट्टियम तमिजन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के स्वदेशी आंदोलन के केंद्र के रूप में योगदान दिया है। ये को भी आप याद रखना है, V चिदम्बरम पिल्लई को। ये कहाँ से? मद्रास से संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट है मिश्रण द्रव कैसे अनुचुंबकी और लो चुंबकी व्यवहार करता है? जो मिक्सर जो द्रव होता है वो चुंबकीय और अनुचुंबकी कैसे करता है? ये कार्य करता है सुपर कंडक्टर और मिश्रण अवस्था में आदर्श रूप से डायमैग्नेटिक होते हैं। फंसे हुए चुंबकीय प्रवाह के कारण पैरामैग्नेटिक व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका दामोदर नदी घाटी, ये किस पठार से होकर बहती है? दामोदर नदी घाटी के बारे में पूछा गया, ये किस पठार से होकर जाती है? ये जाती है, इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से यानी कि जो करमपत पहाड़ी के से होता है और हुगली नदी के मिलने से पहले ये 368 मील यानी कि 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये दामोदर नदी के बारे में हो गया है। इसके बाद और क्वेश्चन है, ये है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपका प्रयोग किया जाता है औद्योगिक विलायक और अग्निशामक के रूप में। औद्योगिक विलायक और अग्निशामकों के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके मोहनजोदड़ो में एक साफ सुथरी दाढ़ी वाली मूर्ति जो प्राप्त हुई थी, यह किस सामग्री से बनी थी? ये जो बनी हुई थी ये मूर्ति तांबे और टिन को मिलाकर बनी थी, यानी कांसे से बनी। जो कांसा का आपको मिक्सर पूछा जा सकता है, कांसा किसके बनता है? तांबा और टिन से बनता है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये पूरे जीएस के हो गए। ये आपका मैथ का है। ये इसी प्रकार जीएस के आपके फर्स्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के आपको क्वेश्चन में थोड़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं मिलेगा।